वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसमें भी बात कुछ मईशत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस वक्त वक्त की ज़रूरत है। तो बहुत सारे अहम सवालात हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो असल जंग है वो मईशत की है। कुछ देर पहले भी ये मौजूद ज़ेर बहस था कि क्या हो अगर IMF के प्लान से हम बाहर आ जाएं, और क्या हुकूमतें इसके लिए कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं, क्या किसी की तरजीहात में ये शामिल रहा, और वाक़तन एक वक्त ऐसा आया कि हम इस जो IMF का चुंगल है उससे बाहर आ सकते थे, हमें वाक़तन ये मौका मिला। मगर क्या हमने ये कोशिश की कि इस सिलसिले को अब मज़ीद आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो तरजीहात में तो ये चीज़ कभी शामिल नहीं रही। और फिर दूसरा ये कि जो बजट पेश किए जाते हैं इसका मकसद क्या होता है। और ये भी एक अब सवाल सामने आ रहा है कि बजट के अंदर ख़ास तौर पे जो तरक्याती काम जो वो किए जाते हैं उनकी नौइयत क्या होती है, इसके अंदर फ़ंड्स किस तरह एलोकेट किया जाता है, इस सूबे के अंदर क्या कुछ होता है। मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, मगर ये ज़रूर चीफ़ एग्जीक्यूटिव से ये सवाल किया करता कि ये जो रोल बैक पैसे हो रहे हैं इसकी भी क्या तफसीलात हैं, ये भी लोगों को बताएं और इसकी वजूहत क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं और तजिया बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, ख़ास तौर पे मौशी मामलात पर उनसे हमेशा गुफ्तगू रहती है। आज सुबह के वक्त उनको स्टूडियो में ज़हमत दी है जनाब मोहम्मद अकमल साहब, जो जाना पहचाना एक चेहरा है टेलीविज़न स्क्रीन पे, आप उनको देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो आज उनको हमने मदू किया। अकमल भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में थैंक यू। वक्त देने के लिए। अकमल भाई, सूरत हाल आपके सामने है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर सवाल क्या बनता है। मैं मौशी सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ। बेटा टॉक बैक बंद करना ज़रा। मैं मौशी सूरत हाल का जब जायज़ा लेता हूँ तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। फ़ंड्स की एलोकेशन के हवाले से तरजीहात क्या हैं वो हमें पता चलता है। और फिर ये कि एक बुनियादी सवाल हर शख्स ये करता है कि पाकिस्तान में रहने वाले शख्स की क़ुव्वत इस्तिताअत, क़ुव्वत ख़र्च जो है वो कम होती जा रही है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। तो फिर ये दावे करना कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर बेहतरी आ रही है, अब हमारे पास रूम बन चुका है, डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट के अंदर ले आएंगे, इसका नतीजा फिर वाक़तन क्या निकलेगा। आप, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तज्जिया कीजिए, तबसरा कीजिए कि वाक़तन जो मौशी मामलात हैं आपको संभलते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि डायरेक्शन हमें मिल गई है। क्या ये डायरेक्शन का तयन हो चुका है? इस पर चाहूँगा अपनी राय का इजहार करें जी। भाई जो भी ये कह रहा है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना वो मुस्तहकम हो चुके हैं और इकोनॉमी बेहतर हो चुकी है, यार वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल में उसको ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल भी इल्म अंदाज़ा ही नहीं है। नहीं है कि इस वक्त एक आम आदमी के ऊपर क्या बीत रही है। कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं मुझे बताना पसंद करेगा कोई? शरह सूद जो है 11%, तो ये 11% क्या क्या बहुत अच्छी शरह सूद है। बिल्कुल भी नहीं। 11% पे मतलब 23%, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना यार कि किसी चीज़ की कीमत आप पहले जो है ना वो जिसकी कीमत 50 रुपए थी उसको 500 रुपये पे ले जाओ और उसके बाद उसको ले आओ 300 रुपये पे कि जी हमने वाह, सस्ती कर दी। बहुत खूब। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। कि भाई आप ये देखें कि डॉलर कहाँ आपका 160-70 रुपए पे होता था चंद साल पहले, जी मतलब जी। ठीक है एक डेप्रिसिएशन या इन्फ्लेशन एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट टॉलरेबल होता है। बिल्कुल इन सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी एकदम से आपने जो है वो जो इन्फ्लेशन है उसको ले जाए 40% के ऊपर और उसके बाद अगले साल में वो 0.6% के ऊपर आ जाए और इस साल आपको फिर जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हुकूमत ने फोरकास्ट की 7.5% की। मेरा ख्याल नहीं है कि ये 7.5% होगा, ये 10% इस मरतबा क्रॉस करेगा और बिल्कुल उसकी ठीक है। एविडेंस है कि कल जो है वो स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी नहीं की। अगर इन्फ्लेशन 7.5% के ऊपर एक्सपेक्टेड होता तो इसमें कम से कम 1% का मार्जिन बन जाता। स्टिल बहुत मौजूद अच्छा। था। बिल्कुल सही। और 11% के इंटरेस्ट रेट पे कोई भी ये समझता है कि आपकी इकोनॉमी फले फूलेगी, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। मेरे पास अगर करोड़ रुपया हो, मैं 11% इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको रखना पसंद करूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊं जहां पे पावर की कॉस्ट आपके सामने है, जहाँ पे पॉलिसीज़ का फुकदान है, जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे हर एक आके ताजिर को तंग कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट का हो, हर कोई, मतलब बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारे यहाँ तो बिजनेस का वो माहौल ही नहीं है बिल्कुल ऐसे वो कि कैपिटल कोई स्क्वीज माहौल हो करे। जाता है इन सिर्फ कंडीशन के एक अंदर चंद जी। चंद लोग हैं और कराची में आप इस चीज़ के गवाह हो कि बिजनेस करना मेरे और आपके जैसे बंदे का काम नहीं काम है। नहीं है। आप मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दो साफ सुथरे तरीके से, मुमकिन नहीं है।
सवाल ही पैदा नहीं होते जब तक आपके पीछे किसी मिनिस्टर का, किसी ब्यूरोक्रेट का हाथ ना हो। आप मुझे कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बना के दिखा दो, नहीं हो सकता। तो यार ऐसे कारोबार चलते हैं। पता नहीं कौन से कारोबार आपने चलाने हैं। इस तरीके से कारोबार वो होते हैं जहाँ पे लोग आने को तरसें। जैसे दुबई है, बांग्लादेश है, जी। इंडिया है, अच्छी वहाँ पे लोग जो है ना, उन लोगों ने माहौल बनाया है और लोग वहाँ पे कारोबार करने को मतलब जो है ना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे मौका मिले। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं तो अभी उसका तस्करा इसलिए नहीं करता इन चीज़ों का क्योंकि वो हमारे यहाँ बेईमानी है ना। ये सारी चीज़ें जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या भला होती है, हम इससे बहुत पीछे हैं। अकमल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपको उसके जो डिपॉजिट्स हैं उसकी सिक्योरिटी आपको देनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेक श्योर करनी होती है, एनर्जी की प्राइसेस हो कंपेटिटिव हो, इतनी हो कि उसकी कॉस्ट जो है वो मेंटेन रह जाए, लेबर को देखना पड़ता है। ये सारे अवामिल शामिल होते हैं, उसके बाद फिर वो बिजनेस कमेंस करता है। और फिर जहाँ पे वॉलेटाइल पॉलिसी हो जो सुबह से लेकर शाम तक ऊपर नीचे होती रहें, वहाँ तो सवाल नहीं पैदा होता क्या ऐसे गुंजाइश कोई निकल सकती है, कोई लेकर आए। जो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे ये तो बताएं। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, एक चीज़ का और तस्करा करें। अभी आपने कहा आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी बढ़ जाए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है, आप लोन परस्यू करते हैं 11% के ऊपर। मतलब आप और मैं जैसे आपने कहा कमेंस करें, बिजनेस एक्वायर्ड कर सकते हैं, लोन मुमकिन है कोई? अच्छा, बैंकों की अगर मैं बात करूँ ना, बैंकों ने अपनी बदमाशी बनाई हुई है। ये भी है। आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 8,200 अरब रुपए जो है ना वो हुकूमत ने सूद अदा करना है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना बड़े बड़े सुकून के साथ, और दे लव टू गिव लोन टू गवर्नमेंट सेक्टर। बिल्कुल ठीक है। और एक एडवांस टू डिपॉजिट रेशो होता है जो कि हर बैंक को मेंटेन करना होता है कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं और उसके अगेंस्ट में आपने लोन्स वगैरह इशू करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अपने पर रख के बैठ जाएं या स्टेट फ्रीज बैंक कर के दें। पास ही रखवा दें। तो उनको आपने लोन की सूरत में देना होता है। और उसमें कानून साजी भी की कि जिसका एडवांस टू डिपॉजिट रेशो कम होगा तो उसके ऊपर अलग से एक टैक्स लगाया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर ये लोग कोर्ट में भी चले गए, काफ़ी मसले मसाइल हुए। अभी भी मामला जो है ना बहरहाल वो पेंडिंग है। मतलब हुकूमत, बैंक्स जो है ना वो एक आम आदमी को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। यानी जिसमें थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप का या बिजनेस कर सकता है तो, और शॉर्ट ऑफ फाइनेंस है और उसको जो है ना वो अगर फाइनेंस नहीं मिल रहा तो फिर आप ये समझे ना कि आप एक तरफ तो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है और दूसरी तरफ ये आपका ब्रेन लॉस हो रहा है। बेचारा फिर मेहनत मजदूरी करेगा, यानी वो ग्रेजुएशन और अच्छा खासा पोटेंशियल होते हुए अपने स्टैंडर्ड से नीचे की जॉब कर रहा होगा। ठीक है ना। तो ये बैंकों की बड़ी जो है ना वो एक किस्म की मैं समझता हूँ कि जो इजारादारी है और सिर्फ हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं। तो और हुकूमत भी मतलब जो है ना इसके ऊपर बांग्लादेश की कोई मिसाल एक्शन नहीं हमारे लेती। सामने है कि बैंकिंग ने क्या रोल प्ले किया। डॉक्टर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या रिफॉर्म्स लेकर आई, क्या रेवोल्यूशन लेकर आई हैं। तो हमारे हम इसकी इम्पोर्टेंस को आज तक समझे ही नहीं कि माइक्रो फाइनेंसिंग किस तरह काम करती है, एसएमईज किस तरह ग्रो करती हैं। जब आप नौकरी नहीं दे सकते तो आपको इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि लोग फिर बिजनेस को परस्यू करें और फिर उसको आपको ईज देनी पड़ती है। तो हम लोग ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते कि मुश्किल फार्मूला है क्या, ये कोई क्रूज मिसाइल बनाने जैसा है या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जितना मुश्किल है क्या अकमल भाई? ये तो समझाएं, हर्डल क्या है? किसी भी जो इकोनॉमी है ना उसकी जान होती है होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, बिल्कुल स्मॉल ठीक है। साइज इंडस्ट्री। जी। लार्ज एलएसएम जो है ना वो तो मैंने जी। आपको पहले ही बताया कि वो हाँ। बड़े मगरमच्छों का खेल है, जिनकी बैक मजबूत हो, जिनको सपोर्ट हासिल हो और पूरा एक कार्टेल होता है जिसमें हर किस्म के लोग होते हैं। वो लोग जी। फिर ये बड़े एलएसएम्स चला सकते हैं। ये आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी का काम जिसने ग्रास रूट लेवल से उठना है वो यही है कि उसको थोड़ी बहुत फाइनेंसिंग 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए तक का जो कर्जा है वो बैंक से मिल जाए जी। और आसान शरह सूद के ऊपर मिल जाए और वो उससे अपनी जो है ना वो स्किल्स को या अपनी कोई अगर इंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे आजकल आपको पता है आईटी सेक्टर में जो है ना वो बहुत क्या पोटेंशियल है, जो पूरी है वो दुनिया में चाम काम हो है। रहा है। तो अगर ये 10-15 लाख की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके वो एक बिटकॉइन माइनिंग मशीन ही लगा लेता है या 3-4 का सेटअप बना लेता है तो इससे आप देखें ना मुल्क की जो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफा होगा, उसका अपना भी घर चलेगा और 4 लोगों को और को रोज़गार भी देगा। तो बजाय इसके कि आप नौकरियां बांटते हुए नौकर बनाएं तो यार आप इंटरप्रेन्योर बनाओ जो खुद भी नौकरी करे, 10 को और को भी नौकरियों के ऊपर लगाए। और इस माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर हुकूमत की क्या पिछले 3 साल में तरजीह रही है वो आप चेक कर लें कि मतलब बैंक्स जो हैं वो अगेन दे आर प्रीफरिंग टू लोन आउट गवर्नमेंट।
तो हायर नॉट टू एंड पे जब प्राइवेट सेक्टर। डिस्काउंट रेट होंगे तो फिर उनके लिए तो सेफेस्ट ऑप्शन ये होगा, इनको पैसे दें और इसके ऊपर हाँ रिटर्न लें। हाँ, और इसमें भी मजे की बात बताऊं, ये भी बड़े कम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। 8,200 अरब रुपए का सूद है ना, सूद का खर्चा है, जो कि प्रोपोर्शनेटली पिछले साल से कम है, प्रोपोर्शनेटली नंबर्स में ज्यादा है। तो 8,200 अरब रुपए जो सूद होता है ना, ये असल में हुकूमत ही दे रही है, और हुकूमत के पास ही इसमें से आधा वापस आ जाता है। कैसे वापस आता है? 2400 अरब रुपए तो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है। वो इसी 8,200 अरब रुपए का नतीजा है। ठीक है जी। उसके बाद जो स्टेट बैंक जो प्राइवेट बैंकों को देते हैं, और प्राइवेट बैंक फिर आगे जो डिस्बर्समेंट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटती है। ठीक है, सही। तो इस 8,200 अरब रुपए में से 2,400 अरब वो आ गया, 2,500 अरब रुपए तकरीबन जो है ना वो टैक्सेस की मद में हुकूमत हासिल कर लेती है। वो आप कमर्शियल बैंकों के प्रॉफिट्स को ऐड कर ले, कमर्शियल बैंकों का जो टैक्स है वो ये हुकूमत के लिए तो इसी टैक्स में एडेड है। बिल्कुल ठीक है। ये जो 13,000 अरब रुपए का इन्होंने इस मरतबा तकरीबन टैक्स का टारगेट लगाया तकरीबन, तो उसमें ये जो 6,000 अरब रुपए तकरीबन जो है वो हुकूमत का अपना टैक्स है। तो समझे ना, नंबर बढ़ रहे हैं। एक तरफ आपने 8,200 अरब रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखा दिया, दूसरी तरफ आपने दिखा दिया कि जी 2,400 अरब रुपए स्टेट बैंक का प्रॉफिट है, बिल्कुल ठीक है। और बाकी टैक्स में आपने बढ़ा दिया। हालांकि इसको आप नेट कर दें तो उधर से कम हो जाएंगे 6,000 इधर से कम तो हो जाएंगे। विन-विन सिचुएशन है दोनों स्टेट तरफ से, बैंक हाँ। का जो है ना वो जो सॉरी आपका जो इंटरेस्ट का फिगर है वो आ जाएगा 3,000 अरब रुपए या बिल्कुल ठीक है। 4,000 अरब रुपए, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ हुकूमत का जो रेवेन्यू वो 4,000 अरब रुपए से कम हो जाएगा। और हो भी ऐसे ही रहे, क्योंकि जब इंटरेस्ट का काम होता है ना तो उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, कोई बिजनेस नहीं होता, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और एक जो मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट है ना वो नहीं आता। बस ये सिर्फ कैश सेटलमेंट है जो हो रही हाँ, है। मतलब इसका एक नेट पेपर रिजल्ट के ऊपर, आपको उसमें प्रोडक्शन की सूरत में या जीडीपी में बिल्कुल आपको इजाफे की सूरत में मिल नहीं सकता। जीडीपी में वेरी राइट। जीडीपी में भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी साइकिल नहीं चलता। तो वो नहीं चलता। इसीलिए आपको पता है मजहबी तौर पे भी हमारे यहाँ पे सूद को इसीलिए सिर्फ इसी वजह से demotivate जो है किया ना वो हराम करार दिया गया है कि सूद की वजह से कोई माशी एक्टिविटी नहीं होती। मतलब ये एक, अगर आपने जो है ना वो 1,000 रुपए सूद पे कमाने और वही 1,000 रुपए अगर आप किसी एक्टिविटी को, कोई दुकान खोल के किसी बिजनेस में लगा के कमाते हैं तो उससे 10 लोगों का तो रोजगार। गवर्नमेंट इज मेकिंग सीरियस मनी आउट ऑफ इट बाय हाँ। पेइंग देयर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है ना ये इस तरीके से हमारी इस इकोनॉमी को खोखला कर रहा है, हुकूमत को एक कर्जों के जाल में जो है ना वो फंसा रहा है। और इसको अगर ग्रेटर एस्पेक्ट में आप देखें तो फिर आईएमएफ भी जो है ना वो यही हमारे साथ कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आईएमएफ आपको आज तक उसने बोला कि आप कर्जे ना लें, नहीं, या उन्होंने बोला कि आप जो है ना वो डेट टू जीडीपी रेशियो इतना रखें, ना रखें, मेक श्योर करेंगे आप इस प्लान को नहीं pursue बोले। करें। वो तो बोलता है कि आप पहले आपने जो कर्जों के ऊपर सूद देना है वो साइड पे करो। अकबर भाई, लाइबिलिटीज़ को कैसे कम किया जाए? और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो अपना एक्सपेंडिचर है, अब अदला माला आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अब मैं गाड़ियों वगैरह इसके प्रोटोकॉल्स और इनको सब एक तरफ रखते हुए भी बात करूं तो एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है और उसको मैनेज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये एक बहस है, लेकिन वैसे वाक़तन क्या किया जा सकता है? और इसके अलावा ओवरऑल लाइबिलिटीज़ जो आपकी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं उनके ज़रिए जो आपको बेयर करने पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको सिर्फ डे टू डे बेसिस के ऊपर अफेयर्स को चलाया जा रहा है, कोई लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइबिलिटीज़ को कैसे कट डाउन करेंगे? इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? स्टेट ओन्ड एंटिटीज में से जो पब्लिक लाइमलाइट में ना वो तो दो हैं, एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, दूसरी पाकिस्तान स्टील्स। स्टील। अच्छा, इन दोनों का मैं तो बड़ा सीधा सा हल है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहिए। इसको अगर आप बेचने जाएंगे तो उसमें बड़ी कॉन्स्पिरेंसीज जो है ना वो आएंगी। वो ये है कि किसी को इन्वेस्टमेंट करे और हुकूमत उसके साथ जैसे पीटीसीएल को चला रहे हैं या दीगर कंपनीज को चला रहे हैं। मेरे ख्याल में इस किस्म का फॉर्मूला किया 51% का स्टेक बाहर करें और उसके बाद मैनेजमेंट और जो है ना वो इस तरीके से इन दोनों का तो ये हल हो सकता है। सेम इवन रेलवे को भी इस तरीके से हम चला सकते हैं, जो कि रेलवे भी अगर फायदे में नहीं है तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में अब आ गए हैं, उन्होंने अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया। हाँ, लेकिन रेलवे की भी सर्विसेज जो है ना अभी भी वो अंग्रेजों के ज़माने वाली पटड़ी चल रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने वाली बोगी हैं इनके पास, अंग्रेज़ों के ज़माने वाली इंजन है, तो वो भी अभी नहीं है, उसमें वो स्टैंडर्ड नहीं है, सिग्नल का सिस्टम डिजिटल नहीं है, और
जो मालगाड़ियाँ हैं वो भी इनके पास अप टू द मार्क नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, अच्छा सबसे जो बड़ा इस वक्त हुकूमत के लिए जो मसला है ना वो है ये जो IPPs जो लगाए हुए हैं उनको जो पेमेंट्स करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो गारंटीड सर्कुलर डेट पेमेंट की है। उसमें पाइल अप हो रहा है। हाँ ठीक है। मतलब कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो देने, नंबर एक। नंबर दो फिर ये जो डिस्कोज हैं इस्लामाबाद, लाहौर, लाहौर फैसलाबाद, एस्को कराची, केस्को। तो ये सारी जो है ना ये कर रही हैं, ये बहुत ह्यूज लॉसेस कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, करप्शन की वजह से। और फिर ये लोग प्रॉपरली जितनी बिजली ले रही होती हैं उतने की सेल नहीं कर पाती, सेल कर पाती तो उनसे उतनी रिकवरी नहीं लेकिन जो होती। ये कराची में जो तजर्बा हुआ है इसको देखते हुए फर्दर कोई मशवरा देगा गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट कभी सोच सकती है नहीं, इनिशिएटिव हुकूमत लेने की? हुकूमत तो कराची वाले तजर्बे से हुकूमत तो फायदे में है ना। हुकूमत के ऊपर से तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, वरना तो इकोनॉमिक साइकिल KESC तो का खसारा भी अगर आप डाल जी लेते जी। तो मजीद बड़ा हुआ होता। आवाम की तबाही हो गई क्योंकि देखें ना अब बिजली जो है ना वो यूटिलिटीज में आती है। तो यही मेरा कंसर्न है कि अगर आप चले वो दूसरे जो PIA और जी स्टील जी। मिल और रेलवे, वो अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे देंगे तो चले गुजारा हो जाएगा। ये अगर आप देंगे तो ये तो यूटिलिटीज में आता है, और उसमें फिर जो अगर आप प्राइवेट लोगों को देंगे तो वो तो उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी उसी सूरत में करेंगे कि उनको कोई फ़ायदा हो। इस वक्त आपको पता है के इलेक्ट्रिक को हुकूमत सब्सिडी दे रही है, तकरीबन इस बजट में भी 80 से 90 अरब रुपया के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में मिलेगा। तो फिर हुकूमत को जो है ना उनको भी सब्सिडीज जो है ना वो देनी पड़ेंगी। तो ये एक बड़ा टेक्निकल मैटर है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लेकिन जो ये अफेयर है उनको कैसा? नहीं चलिए देखना मैं है। थोड़ा सा टॉपिक से हट के, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का आपने तस्करा कर दिया ना, बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है, ये कैसा अफेयर है कि आप एक तरफ तो उनको सेटलमेंट अदा कर रहे हैं सब्सिडीज़ की शक्ल में, दूसरी तरफ उनके साथ एक आपकी लीगल बाइंडिंग है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी पे काम करना है, अपनी प्रोडक्शन पे काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को हल करना है, लाइन लॉसेस को कवर करना है, उसमें तो कंप्लीट फेलियर नज़र आता है। तो ये अफेयर है कैसा, ज़रा ये तो बताएं इस क्योंकि ये आगे फर्दर आपने जैसे बताया ना हेस्को लेस्को को हमें एग्जाम्पल तो सेट करनी पड़ेगी ना, जब इस तरह के अफेयर्स होंगे तो फिर कैसे हुकूमत बेयर करेगी? के इलेक्ट्रिक जो है ना, देखो हमारे यहाँ पे आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कानून की लाठी इतनी कमज़ोर है कि वो किसी ताकतवर के ऊपर बरसती नहीं है। एक ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट लाए थे, मुझे याद है 2003-04 में, तो उस वक़्त ओम्बड्समैन का जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा नया नया था। तो 2-4 केसेस मैं भी लेके गया था, उन्होंने बड़ा रिजॉल्व किया मसले को। और अच्छा, मेरे उसमें भी हो गया। हाँ, तो वो हो गया उस वक्त। लेकिन अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो रोजाना का आना जाना, वो जजेस तो वही हैं, जजेस मतलब वो जो भी बोलते जजेस, सॉलिसिटर कह लें या कोई हाँ, भी आप इसको नाम दें। तो अब वो तो वही है, उनके आपस में भी रिलेशनशिप बने हुए हैं, तो बहुत कम वहां से रिलीफ मिलता है। और फर्ज करें रिलीफ मिल भी जाता है ना तो आगे वो नहीं मानते, चाहे वो नादरा हो, KESC हो, कोई भी इदारा हो नहीं, ना। वो तो अब उसको कंसीडर जब बड़े बड़े कोर्ट्स के फैसले आ गए हैं और उसको तो नहीं वो वही ना, consider तो मतलब जो है ना वो अब अच्छा के इलेक्ट्रिक का भी जो है ना ये कुछ इसी किस्म का हिसाब किताब ठीक है है। कि जो है ना वो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो आपको पता है कॉपर माशाल्लाह जो रेट चल रहे थे, तो सारी तारें गायब की और कॉपर ले। अब कॉपर की जगह जो है ना वो पता नहीं वो नाकस किस्म की है जिसमें एल्यूमिनियम भी जिसमें आया, हाँ ना जाने क्या कुछ आया, बिजली भी ज़ाया बैड होती कंडक्टर होते है, हैं। हाँ बिजली भी ट्रांसमिशन के दौरान ज़ाया होती है, और बड़ी उसकी जो है ना वो इतनी वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और उन्होंने काम ये किया है जालमाना कि जहाँ पे जो है ना वो बिजली चोरी हो रही है वहाँ बिजली ना दो। ना दो। ये तो जाती है ना, मतलब एक मोहल्ला है वहाँ पे अगर 100 लोग चोरी कर रहे हैं और 20 लोग भी अगर वहाँ पे ईमानदारी कर रहे हैं, तो आप उन 20 को भी महरूम रख रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये किस कानून के तहत हो बल्कि रहा है? आप इसको ऐसे कर लें कि जो 100 घर अगर हैं, 99 अगर बिल दे रहे हैं और एक पे नहीं कर रहा तो सबकी बिजली बंद, ये सूरत हाल चल हाँ, रही है। तो अब उसमें जो है ना वो आप देखें मलीर के इलाके हैं, औरंगी के, ख़ास तौर पे जो कच्ची आबादी हैं, तो वहाँ पे इन्होंने बिजली ही बंद कर दी। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी जो है ना वो सही नहीं है। यानी अगर आप एक एक बंदे को या आप कल्परेट को पकड़ नहीं सकते तो उनमें से जो सही वाले बंदे हैं आप उनको भी अजाब का निशाना बनाओगे ले आएंगे। और बिल्कुल ये ठीक। मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी ठीक भी है। है, इसके ऊपर कोई पूछ होना नहीं चाहिए, रहा इस है। पे एक्शन होना चाहिए। अकमल भाई, अभी आईटी का आपने तस्करा किया, मैं मॉडर्न इकोनॉमी देख रहा हूँ, सारी डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है और थ्रू ई कॉमर्स और बहुत सारे चैनल्स और हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं वो थ्रू
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही आ रही हैं और एआई बेस्ड मॉड्यूल आ रहे हैं, लोग उसको परस्यू कर रहे हैं और उसके ज़रिए बड़े अच्छा पैसा बना रहे हैं, दे आर मेकिंग सीरियस मनी आउट ऑफ इट। बट आपकी पॉलिसीज़ को देखकर क्या लगता है, ऐसा लगता है कि आप इसको डीमोटिवेट करना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे आईटी आपकी सारी, मैं बार बार कहता हूँ, रिलाई करती है स्मार्टफोन्स के ऊपर। इस वक्त 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदो, 1.5 लाख रुपए टैक्स अदा करो, इसका क्या इम्पैक्ट है और इससे क्या गेन उसको हुआ है, गवर्नमेंट को क्या अचीव कर पाए हैं इससे? एक तरफ तो आपकी आईटी की ग्रोथ नीचे गई है, नंबर्स नीचे गए हैं, दूसरी तरफ आप जो अचीव करना चाहते थे वो भी आपने अचीव नहीं किया, इलीगल तरीके से फिर ये गैजेट्स और वो आ रहे हैं। इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? लेकिन जहाँ तक कि लग्जरियस आइटम्स की बात अगर आप करते हैं ना, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो दीगर अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी हो, तो उस पर टैक्स लगाना मेरे ख्याल में तो सही है। नहीं, वरना लग्जरी की पता है क्या ये डेफिनेशन क्या है होगा, अकमल भाई? लग्जरी की ये है कि जो एक आम आदमी अफोर्ड ना कर सकता हो, जिसके बगैर आपका गुजारा हो सकता हो, यानी अगर एक बंदे ने सैमसंग का या उसका एप्पल का फ़ोन अफोर्ड कर सकता है तो ले, उसके लिए मैं कोई बहुत सारे ज़बरदस्ती घरों तो में नहीं है देखता हूँ पूरे मार्केट में। घर का काम चलता है। अच्छा, अब ये मजबूरी बन गई है, आप तो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हैं, कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, अब नई एप्लीकेशन उस पर काम नहीं करेंगी। बहुत सारे लोग जो कारोबार कर रहे हैं, इवन अब जो जी खाना भी ऑर्डर करते हैं वो भी कहता है कि आप अपग्रेड करें, अदरवाइज आपका ऑर्डर जो है वो नहीं प्लेस होगा। तो एक तो ये कंडीशन लग गई। दूसरा ये कि मैं शारा फैसल से गुजर रहा था इस तरफ से, शाम के 4, साढ़े 4, 5 बज रहे थे और मैं बगैर सन ग्लासेस के गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो सूरज इस तरह फेस पे पड़ता है कि आपको सामने सड़क नज़र नहीं आएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि आए सन ग्लासेस पे आप टैक्स लगाते हैं, इसको लग्जरी अगर कंसिडर करते हैं, ये लग्जरी है, नेसेसिटी में आप क्या आएगा? कराची में आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, धूप का ये आलम होता है क्या? नहीं तो हाँ, अब रेबेन का चश्मा ना पहनो ना, अब ये तो मिला है हाथ में। तो नहीं, देखिए, बड़ी ये मैं जबरदस्त बात यहाँ है। पे यासिर भाई आपसे जी एग्री जी, नहीं करूँगा, माजरत के ठीक साथ। है, देखें, ठीक है। आईफोन हो या रेबैन के चश्मे हो, या अब मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पाकिस्तान ठीक में उनकी प्रेजेंस नहीं है, है। हाँ तो या नाइकी की शर्टें हों हाँ। महंगी महंगी, तो अब ये जो अफोर्ड कर सकता है, ही शुड पे। अदरवाइज हमारे यहाँ पे नॉर्मल ठीक है। आप चले जाएं, ये आपको रोड पे जो है ना वो पूरे चश्मे वाले वो लगे, हाँ उसमें जो नज़र आता है ना, वो हाँ। क्या बोलते, सन ग्लासेस, उस पर भी टैक्स है। उसमें उसमें भी जो है ना वो आपको नजर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने वो 30-30 हज़ार ठीक वाला है। चश्मा पहनना है। अच्छा जी, अब आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि आपकी एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, हम इसको बड़ा प्राउडली बताया करते थे। आजकल की जनरेशन को नहीं पता, लेकिन हमें बड़ा प्राउड होता था कि हमारी एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी के अंदर जो कंपोनेंट है वो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का हुआ करता था। बट थिंग्स हैव चेंज्ड और सर्विसेज सेक्टर अब डोमिनेट कर रहा है। अब एक्चुअल फिगर मैं इसलिए कोट नहीं करता कि हमारे यहाँ तो हमारे पास जब सेंसस का फिगर सही नहीं है कि 241 मिलियन की पॉपुलेशन अगर हमने शो की है, तो मैं उसको भी वो कर सकता हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। एनी हाउ, हैविंग सेड दैट, अब सिचुएशन ये है कि सर्विसेज सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, एग्रीकल्चर का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है? क्या आप इस कल्चर को प्रमोट करेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, या आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर सीरियस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, उसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है पूरे सिस्टम पर? व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, यहाँ पे मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करूँगा इसके ऊपर बात करने से पहले, कि हुकूमत जो है ना वो बजट के हवाले से भी जो तजावीज़ लेती है, और या जो ये इकनॉमिक सर्वे भी जो बनाती है, अब वो हुकूमत को चाहिए कि इंडिपेंडेंट बॉडीज से बनवाए। वाह, बहुत अच्छी मिसाल, ठीक है ना, बहुत वो अच्छी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, या अब ये इनके अपने कंट्रोल के इदारे हैं, ये फिगर्स को मैनिपुलेट भी करते कर सकते हैं और सही तरीके से चीज़ें और डेटा जो है ना वो फराहम नहीं करते, और नतीजतन जो है ना वो फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर इसका असर होता सर है। होता है। ज़ाहिर है, डेटा गलत होगा तो फिर रिप्रेजेंट भी गलत होगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो फैसले किए जाएंगे, जैसा कि आपने आबादी की बात की, वो गलत था। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक डेटा है या बैंकिंग का जो भी डेटा है स्टेट बैंक से रिलेटेड, वो जो इंडिपेंडेंट, जो हमारे यहाँ पे दो जो इदारे हैं, उनमें ख़ास तौर पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। बट हुकूमत को चाहिए कि ये ऐसे इदारे जो हैं, इनमें सारे प्रोफेशनल मेंबर्स हैं जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड और ग्लोबली जो है ना वो टॉप पोजीशंस के ऊपर हैं। कोई CEO, CFOs, हमारे यहाँ पे टैक्स के हवाले से अगर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की बात की जाए, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट की बात की जाए, दे आर एक्सपर्ट इन इट। दे शुड ऑक्यूपाई द मेंबर्स ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडीज, कि आप जी ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसका डेटा कंपाइल सैंपल लो और करके इसके बाद फिर आप ठीक है ना। करो। ठीक है। उनके दिए हुए जो फिगर्स होंगे, एक तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, रिलायबल होंगे, क्योंकि दे यूज
जो है ना टेक्निक्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बोलते हैं, तो हमारे जो लोग हैं ये दे आर एक्सपर्ट इन इट। खास तौर पे पावर बीआई जो जिसकी आप बात करें, फिनटेक, टोटली दे नो हाउ टू गैदर द डेटा, एग्जैक्टली। हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड सो ऑन। तो अगर उस डेटा को रिलायबल बनाना है और फिर उसके बाद ये तजावीज़ भी जो है ना आपको देंगे कि जी ये आपने अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है तो इस तरीके से आप अपने टैक्स रेवेन्यू इस सेक्टर को आप जो है ना टैक्स करें। एग्रीकल्चर के ऊपर कहाँ कहाँ पे जो है ना हमारे लूप होल्स हैं, इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री को आपने ज़्यादा एक्सपोजर देना है। मतलब वन शुड कंसीडर दीज प्रोफेशनल, मतलब यानी ऐसे ही है ना कि जैसे अगर कोई बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, प्रोफेशनल के पास जाएंगे ना, अब वही इसको आप डायग्नोस जाएंगे जो है ना करेगा। वो इंजीनियर के पास कि ये मुझे खांसी यही हो हो रहा गई है। है, तो वो उसका क्या इलाज करेगा। ठीक है, आप एक्सपर्ट के पास चले भी जाएं, वो इंजीनियर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, यू डोंट नो कि एग्जैक्टली। किस तरीके से इस चीज़ को किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो हुकूमत को जो प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स हैं, इनको जो है वो सामने जो है वो लाना चाहिए, इनको रोल जो है ना वो देना चाहिए। हुकूमत जाती है चैम्बर्स के पास, फेडरेशंस के पास और बिल्डर्स एसोसिएशंस के पास, उनसे राय लेती है। तो वो कब बोलेंगे कि भाई हमसे जो है ना वो टैक्स लो? वो तो हमेशा यही बोलेंगे कि हम तो मर गए, हमारे से टैक्स ना लो, हमारे पे ये भी टैक्स ना लगाओ, हमारे पे ये भी टैक्स ना लगाओ। तो जो जो प्रॉपर रेगुलेटर है, आप उसके थ्रू ये काम इंडिपेंडेंटली करवाएंगे तो जो है ना वो आपका फायदा होगा, गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और इंडस्ट्री का भी फायदा होगा, बिजनेसमैन का ओवरऑल भी फायदा होगा। बाकी एग्रीकल्चर की जो आपने बात की 25% जो है ना वो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त है कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें भी एग्रीकल्चर का पोर्शन पार्ट आ जाता है। सर्विसेज का जो पोर्शन है वो वहाँ चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर की में सर्विसेज दे रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है या कोई क्या नाम है इसका, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, मतलब 100 तरह की चीज़ें होती हैं जो जो इसके साथ सर्विसेज जो है का वो सर्विसेज में होती हैं, इंटरकनेक्टेड है। लेकिन वो जो है वो काउंट उसमें सर्विसेज सेक्टर में हो जाती हैं। ठीक है। तो इसको हम ग्रॉसली कह सकते हैं 25% वो है और 10-15% भी हम जो है ना वो सर्विसेज में एग्रीकल्चर का हिस्सा डाल लें तो इस 40%। ठीक है। अच्छा, हमारी पॉलिसीज में क्या चीज़ डोमिनेट करती है? आपको लगता है कि हमारे यहाँ अब वक्त आ गया है कि अर्बन और रूरल पॉलिसी को जो है वो सेग्रीगेट किया जाए? हमारी कंसिडरेशन में ऐसा महसूस होता है अपेरेंटली कि हम अर्बन इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं और इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी रूरल इकोनॉमी है। तो क्या ये चीज़ वाक़तन ऐसी होनी चाहिए कि अलग लेकर चलने की ज़रूरत है? बट कि आपको लगता है कि साथ जिस तरह की हम पॉलिसी बना देते हैं, हमारे यहाँ जितने भी अरेंजमेंट होते हैं मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होते हैं जो हम करते हैं, और वो होता है ना जो प्राइमरी पॉलिसी होती है उसके बेनिफिशरी जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो समहाउ बन जाती है। फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि जो पॉलिसी हमने बनाई थी उसको ये इफ़ेक्ट करेगा, आया ये इसके हक में है या नहीं है, बाद में कंसिडर किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहेंगे? देखिए, रूरल और अर्बन जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो तो वर्ल्ड वाइड होती है। हाँ। चाहे वो लंदन जैसा मेगा सिटी हो या इंग्लैंड का ही कोई देहाती इलाका जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग होती हो, तो इसका डिस्टिंक्शन तो बहरहाल मौजूद है। हमारे यहाँ जो है वो आपकी बात सही है। जैसे पंजाब का कल मैं बजट देख रहा था तो मुझे पंजाब का बजट कम लग रहा था, लाहौर का बजट ज़्यादा लग रहा था। वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पंजाब में देखें तो वहाँ सारे की सारी रिसोर्सेज लाहौर में इस्तेमाल की जा रही हैं 20 सीटों पे, ठीक है ना। और सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कराची जो मेगा सिटी है, मिनी पाकिस्तान है, उसको कम हिस्सा दिया जा रहा है। तो बड़ा तजाद है कि एक जगह पे शहर को आप अहमियत दे रहे हैं, एक जगह पे आप शहर को अहमियत नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में एक बैलेंस्ड जो अप्रोच है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम तो सारी पॉलिटिकल मूव्स बनाते हैं ना। वही ना, असल में यही तो मसला है ना कि फंड्स आप दे रहे हैं सारे एमपीएस एमएनएस को, जो आपने जो बनाने हैं हॉस्पिटल्स, मरियम नवाज शरीफ हॉस्पिटल, कोई नवाज शरीफ हॉस्पिटल, कोई इमरान खान हॉस्पिटल, कोई वो शारा भुट्टो शायद कुछ बना दिया आपने। ये अब ये अच्छा, अब हमारी जो है ना पब्लिक पढ़ी लिखी है, 60% हमारी आबादी जो है ना वो यंग है और तकरीबन इतना ही हमारा जो है ना वो लिटरेसी रेशियो है। दे नोज आप यंगस्टर तो अब सिर्फ मेरे और आप जैसे रह गए हैं। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह खैर बिल्कुल नौजवान हैं, यंगस्टर नौजवान है। ये फायदा है अकमल भाई को शो में बनाने। ठीक है ना। तो मतलब जो है ना इससे कुछ नहीं होता, आपको दिखाना पड़ेगा। ये लोग सड़कें बना दी हैं, सड़कें एक बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है, शुक्र है किसी ने ये लेकिन बात ऑन दी अदर हैंड आपको
इनटेंजिबल चीज़ें या जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र नहीं नजर आती। नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर आपने एजुकेशन पे खर्चा करना है तो आपने लाजमी है कि लैपटॉप ही देना है। बताएं, बेसिक एजुकेशन पे काम करो यार, रिफॉर्म्स लेकर आओ स्कूलिंग आप के सिस्टम एजुकेशन को, रिफॉर्म्स लाएं, आप जो स्ट्रक्चरल है ना चेंजेस उनको करो। मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए ना। लैपटॉप पे तो वो गेम देखता रहेगा, आपको क्या पता। क्या पता। और फिर जिस तरीके से ये अरब रुपए के आप लैपटॉप्स दे रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो उसको पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल करेगा लैपटॉप को। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो प्रोफेशनल है वो तो स्टूडेंट नहीं है, उसकी तो एक्सेस से बाहर है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उसकी ओवरऑल प्राइसेस को ज़रा नज़रसानी कर लें, बस उसको सारा ज़रा। आपको पता है धंधा है सारा, किसी ने इंपोर्ट किए होंगे लैपटॉप, अब वो आगे मतलब जो है ना वो वाह। बट भी जाएंगे, मतलब फायदा भी हो जाएगा, चट भी अपनी पट पढ़ भी ली अपना। अपनी। बस अकबर भाई, ये ये हिसाब है। बताइए कि सोलर के हवाले से हम बड़ा लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश करते थे, और जो बहुत अच्छी भी चीज़ थी आपका रिलायंस, ये जो आपने जो बड़े कोल फायर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, बड़े एक्सटेंसिव किस्म के आपने फॉसिल फ्यूल प्लांट लगाए हुए, ये लगाए हुए, इससे आपकी रिलायंस कम हो जाती, बट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, आपने इसको भी डिमोटिवेट कर दिया, क्यों? ये गवर्नमेंट के कॉल और फेल में तजाद का जो है ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है। इतना ज़्यादा एक कॉन्ट्रडिक्शन। तरफ जो है ना वो ओके। हुकूमत कहती है कि जी हम, और इंटरनेशनली भी ये चीज़ अब रिकग्नाइज्ड है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जाएं। ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। बिल्कुल। और सोलर उसका एक जो है ना बहुत बड़ा बेहतरीन ज़रिया एग्जाम्पल। है। इसी तरह विंड टर्बाइन्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, वो इसके मतलब ज़रिए हैं। अगर आप उसको इस तरह सेल्स टैक्स लगा के डिस्करेज करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी बहस हो रही है ये चीज़ रिविजिट हो जाएगी, क्योंकि सोलर प्लेट अगर 18% सेल्स टैक्स आप लगाएंगे, मेरे ख्याल में 3 से 3,500 रुपये, 16,000 रुपये वाली प्लेट जो है ना वो 19 साढ़े 19,000 की हो जाएगी। तो एक मतलब फिर जो है वो इसको डिस्करेजमेंट मिलेगी। ठीक है ना। तो और फ़ायदा किन का होगा, जो ऑलरेडी ये माल इंपोर्ट कर चुके हैं। जी। तो वो फिर जैसे ज़ाहिर वो है रेट के ऑयल नाम वालों के का ऊपर। हुआ है, जो इंटरनेशनल प्राइसेस में सर्ज आई है, आपने पास ऑन कर दिया एक दिन के फर्क से, मतलब वजह हाँ, खुदा का, आप इस चीज़ को तो देखें। तो वही ना, वही तो अब राइट। वो उसको उस तरीके से कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप जो है वो फिर चले, अब आदमी ने चलो सोलर नहीं अफोर्ड कर सकता, वो फ्यूल, तो फ्यूल तो सस्ता रखो ना। फ्यूल तो सस्ता करें। आपने एनर्जी की प्राइसेस भी जो है ना उस पर पेट्रोलियम लेवी लगा दी, कार्बन टैक्स लगा दिया। आप 1 जुलाई से अगर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, आप देखिएगा प्राइस 30 रुपये कम से कम बढ़ेगी पेट्रोल की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। और जब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर आपको डॉलर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, फिर हम पूछेंगे कौन से न्यू इकोनॉमिक एंटिसिपेट तो इंडिकेटर्स कर हैं। रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिस्काउंट रेट को ना जो है ना ऑन होल्ड रखा है उन्होंने, उनको पता था कि ये आने वाले एक हफ्ते के एग्जैक्टली अंदर हाँ। बहुत सर्ज आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है अकमल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा फेयर एनालिसिस और बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करते हैं। और इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।